हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का सेकेंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट करवाया था। अगर आप लोगों ने अभी तक फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो सबसे पहले इसे समझ लीजिए, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर का स्टार्टअप है। और वो अगर स्टार्टअप अगर सही से करते हैं तो सेकेंड चैप्टर भी आपको सही से समझ में आएगा। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। और एक बात बता दूं, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए, आपका सेकेंड जो चैप्टर है वो है आपका एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। और इसी चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो आप लोगों को हिम्मत रखना है, क्योंकि जड़ से आपका खत्म करूंगा ये जो भी इसमें प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और स्टार्टअप से मैं समझाऊंगा, पूरा बुक रीड करके समझाते चलूंगा अच्छा से। ओके, मेन मेन पॉइंट को समझाते चलूंगा। तो स्टूडेंट्स, क्या है एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं? इसे इंग्लिश में क्या बोला था स्टूडेंट्स? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ओके, तो ये आपका क्या है स्टूडेंट्स? चैप्टर है। इसमें से हम लोगों को क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं आर्थिक समस्या क्या है, आर्थिक समस्या का कारण क्या है। ओके, फिर है एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है। तो इनमें से हम लोग जानेंगे क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए, हम लोग ये सीखेंगे। फिर आपका आता है विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं का समाधान। फिर उत्पादन संभावना वक्र को समझेंगे तथा केंद्रीय समस्या है उत्पादन संभावना वक्र की आधारभूत विशेषताएं समझेंगे। उत्पादन संभावना वक्र का पीपीसी का खिसकाव समझेंगे, है ना। और अवसर लागत की अवधारणा, ये सब हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो धैर्य बनाए रखना है आप लोगों को। चलिए हम लोग स्टार्टअप करते हैं इस चैप्टर का। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले है कि आर्थिक समस्या क्या है। आर्थिक मतलब खुद का समस्या, है ना। जितने भी लोग हैं हमारे मतलब देश में और भी दुनिया में, हर किसी का, प्रत्येक इंसान का कोई ना कोई आर्थिक समस्या होता है। मानवीय आवश्यकताओं असीमित है। मानवीय जो आवश्यकता है वो असीमित है, मतलब बहुत सारे आवश्यकता है। हमारी जो आवश्यकता है वो बहुत सारी आवश्यकता है, बहुत सारी चीजों की जरूरत है हमें, अब है ना। तो वो जरूरत बहुत सारी चीजों का, इसीलिए ये असीमित है ना, अनलिमिटेड है। परंतु इन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले साधन सीमित है। परंतु हमारी जो आवश्यकता है, इनकी आवश्यकता को जो पूर्ति करेगा, जो उसका लिमिट है वो सीमित है ना। मतलब कुछ हद तक है कि इतना ही नहीं, जितना हम चाहते हैं उतना नहीं है ना। एक अर्थव्यवस्था के लिए यह संभव नहीं है कि प्रत्येक नागरिक के लिए प्रत्येक वस्तु का उत्पादन कर सके। एक अर्थव्यवस्था, एक इकोनॉमी को ये नहीं है, उतना संभव नहीं है कि वो प्रत्येक नागरिक का हर समस्या का हल कर पाए, है ना, हर आर्थिक समस्या को कंप्लीट कर पाए। ओके स्टूडेंट, चलिए इस फिगर को समझते हैं। आर्थिक समस्या, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। तो आर्थिक समस्या के यहाँ पे 3 कारण है। कौन कौन? असीमित मानवीय आवश्यकताएं, दुर्लभ संसाधन या सीमित संसाधन इसको बोला जाता है। वैकल्पिक प्रयोग, वैकल्पिक प्रयोग में क्या आ जाता है? भूमि, जैसे इसका प्रयोग भाई हर किसी को तो करना ही पड़ेगा। अब भूमि में समस्या आ जाती है, कोई कृषि करता है, कोई घर चलाता है ना, कोई घर के बारे में सोचता है, कोई बनाना चाहता है, कोई फैक्ट्री। तो चलिए इसको हम लोग और अच्छा सा समझते हैं आगे। चलिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, आर्थिक समस्या मूल रूप से चयन की समस्या है। तो ये समझना है, आर्थिक समस्या जो है वो चयन की समस्या है। आर्थिक समस्या में हम लोग को चुनाव करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है कि भी मुझे करना क्या है आगे, ऐसा कौन सा चीज का चुनाव करो जिसमें से हमें फायदा हो, है ना। इसीलिए आर्थिक समस्या मूल रूप से चुनाव की समस्या है। तो यहाँ तो ऊपर में वही बात लिखा गया था, तो हम आपको इम्पोर्टेंट बताते रहते हैं, इम्पोर्टेंट। आर्थिक समस्या का कारण क्या है भाई? आर्थिक समस्या के 3 निम्नलिखित कारण है, जिसमें से पहला है असीमित आवश्यकताएं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था असीमित आवश्यकताएं क्या है। मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती है। कोई भी मनुष्य अपनी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर सकता है। जो भी मनुष्य है ना, हर किसी का अलग अलग समस्या है ना, अनलिमिटेड समस्या है। किसी समाज के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को किसी निश्चित समय में पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ समय पूर्व लैपटॉप की मांग नहीं थी, जो लैपटॉप की जो मांग है वो
नहीं थी, लेकिन आज के समय में लगभग सबको लैपटॉप की जरूरत पड़ जाता है। हर काम अब लैपटॉप में होगा, कंप्यूटर में होगा। पहले के समय में अगर बात करते हैं, पहले मोबाइल का जितना जरूरत नहीं होता था, हम लोग मोबाइल यूज बहुत ही कम करते थे, है ना। भाई एक घर में, पूरे एक घर में एक मोबाइल होती थी, जो कि जिससे इंपॉर्टेंट बातें किया जाता था, है ना। लेकिन आज छोटे छोटे बच्चों के पास भी मोबाइल होता है। समझ में आ गया। तो ये है आपका समस्या, भाई बढ़ते जाता है। अब जरूरत पड़ा है, अब स्कूल के टीचर भी मोबाइल में भेजते हैं, अब मोबाइल का जरूरत हो रहा है। तो इसीलिए ये असीमित संसाधन है भाई, हमको ये जब जरूरत बढ़ गया है, बहुत ज्यादा जरूरत हो रहा है, इसीलिए असीमित ये संसाधन हो गया, असीमित आवश्यकताएं हो गया। समझ में आ गया। उसके बाद आपका आता है दुर्लभ या सीमित संसाधन, साधन, है ना। सीमित या दुर्लभ साधन, यहाँ क्या है, इसमें से कोई ऐसा, देखिए यहाँ लिखा हुआ, मानवीय सब आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाली अधिकतर वस्तुएं तथा सेवाएं दुर्लभ होती है या सीमित है। इन वस्तुओं को दुर्लभ इसलिए कहा था क्योंकि इनकी मांग इनकी पूर्ति से अधिक होती है, भले ही इनकी कीमत कितनी हो। देखो ये सीमित होती है, और इसकी जो मांग होती है पूर्ति से, जैसा कि पूर्ति से अधिक होती है ना। जैसा कि हमें आज जरूरत है मोबाइल की, एप्पल फोन की, है ना। तो भाई मेरे पास उतना पैसा ही नहीं है कि मुझे एप्पल फोन लेना पड़ेगा। ये तो है, संसाधन है, लेकिन मेरे लिए वो दुर्लभ है, मेरे लिए वो सीमित है भाई, वो हम खरीद नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका प्राइस 50,000 से स्टार्टअप है। तो हम कहाँ से वो ले पाएंगे, है ना। इसीलिए वो हमारे लिए दुर्लभ संसाधन हो जाएगा। समझ में आ गया। यही होता है स्टूडेंट दुर्लभ संसाधन। यहाँ पे और भी लिखा गया है आगे, दुर्लभता वह स्थिति है जिसमें सभी मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है ना। तो ये आपको होता है दुर्लभ साधन, दुर्लभ आवश्यकता। चलिए अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, वैकल्पिक प्रयोग। वैकल्पिक प्रयोग मतलब अल्टरनेटिव यूजेस, मतलब अर्थ, इसमें से कोई अल्टरनेटिव यूज वो होता है जिसमें से किसी के बदले हम लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं, ये यूज करना ही है ना। इसका तो यूज है। चलिए इसको समझते हैं। आर्थिक समस्या एक अन्य कारण, आर्थिक समस्या का एक अन्य कारण सीमित संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग है। उदाहरण के लिए दूध एक दुर्लभ वस्तु है, इसका विभिन्न कार्यों जैसे कि पनीर, आइसक्रीम या रसगुल्ले बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये वैकल्पिक है, इसका उपयोग किया ही जाता है भाई। लोग किसको आज आज के डेट में भाई दूध का जरूरत नहीं होता है कि नहीं। हर कोई दूध का उपयोग करता है, दूध से पनीर बनती है, आइसक्रीम बनता है भाई, हर कोई किसी न किसी का उपयोग तो करता ही है। ठीक है, चूंकि संसाधन सीमित है, सभी आवश्यकताओं को संतुष्टि नहीं हो सकती है, इसके कारण चयन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ये अल्टरनेटिव में चयन की आवश्यकता हो जाती है कि भाई हमको क्या चयन करना है, किस तरह चयन करना है, क्या नहीं करना है कि नहीं। इसी में आपका चयन की आवश्यकता हो जाता है। तो अतः समाज को यह निर्णय लेना होता है कि कौन सी आवश्यकताओं को पहले संतुष्ट करे तथा कौन सी बाद में। यही समस्या चयन की समस्या है। देखो एटलीस्ट हम लोग वैकल्पिक प्रयोग को चयन की समस्या मानेंगे, याद रखना है। ठीक है, तो समझ में आ गया वैकल्पिक प्रयोग क्या है। अब समझते हैं एक अर्थव्यवस्था की जो है केंद्रीय समस्या क्या है। यहाँ लिखा हुआ, प्रत्येक अर्थव्यवस्था को चाहे वो धनी हो या निर्धन हो, विकसित हो या अविकसित हो, तीन केंद्रीय समस्या का सामना करना ही पड़ता है ना। अब वो तीन समस्या क्या है, तीन, एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या तीन, क्या समस्या समझते हैं। पहला तो समस्या यह है कि क्या उत्पादन किया जाए, है ना। फिर दूसरा समस्या कैसे उत्पादन किया जाए, और तीसरा समस्या क्या है, किसके लिए उत्पादन किया जाए। ये हर किसी को ये समस्या, हर किसी के पास। अब इनमें करते हैं, यह एक उत्पादित की जाने वाली वस्तु तथा सेवाओं के चयन के उसकी और उनकी मात्रा से संबंधित निर्णय है। देखो अगर कोई प्रोडक्शन करेगा, अब ये सोचेगा ना भाई क्या प्रोडक्शन करे जिससे वो क्या कहते हैं लाभ कमाता है। और भाई दूसरा आ जाता है इसी में कैसे उत्पादन किया जाए। अब कोई इंसान उत्पादन करना तो चाह रहा है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, तो उत्पादन कैसे करेगा। इसमें सोच समझ के उसको चयन करना होगा कि भाई उत्पादन क्या किया जाए। हर हर यहाँ पर जितना भी है तीनों एक दूसरे के पूरक है। यहाँ पे ये अगर सोचा है तो भाई ये भी सोचना होगा और ये भी सोचना होगा, है ना। तो तीनों चीज सोचना होगा, किसके लिए उत्पादन किया जाए। यह अर्थव्यवस्था के सदस्यों के मध्य उत्पादित वस्तुओं तथा सेवा के वितरित चयन के से संबंधित है। समझ में आ गया कि ये तीन आवश्यकता क्या है। चलिए इसको और अच्छा समझते हैं। क्या उत्पादन किया जाए। प्रत्येक अर्थव्यवस्था की सबसे पहली समस्या यह है कि कौन सी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाए जिससे लोगों को की अधिकतम आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाए। इससे इस समस्या के उदय होने को का मुख्य कारण यह है कि आवश्यकताओं की तुलना में ये साधन दुर्लभ होते हैं, है ना।
तो भाई आपको आपने सोच लिया क्या समस्या, किस चीज का उपयोग करना चाहिए, क्या हमारे लिए किस चीज का उत्पादन करना चाहिए, तो उसके लिए भाई पैसा भी तो होना चाहिए, है ना। हर चीज को सोच के भाई विचार करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है। यह समस्या संसाधनों के आवंटन की समस्या है, अतः प्रत्येक समस्या को यह चुनाव करना पड़ता है कि किन आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए और किन किन का त्याग, है ना। आप जिस समस्या को अगर जिस चीज का उत्पादन करना है उनमें से किसी न किसी चीज का भाई क्या करना पड़ेगा, त्याग भी करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो भाई ये सब चीज देखना पड़ता है। आगे ध्यान दीजिए, आगे है इस विषय में दो बातें तय करनी पड़ती है। ठीक है, दो बातें कौन सी, दो तरफा निर्णय लेना पड़ता है कि क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। जो भी उत्पादन करना है, हम जो जिस भी चीज का बिजनेस करना है स्टूडेंट्स, जिस भी चीज का प्रोडक्शन करना है, तो वो आपको पहले सोचना पड़ेगा कि भाई ऐसा क्या उत्पादन किया जाए जिससे लाभ हो, और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए कि लॉस ना हो, प्रॉफिट हो हमें। सही है, ये तो हमने कर लिया। उसके बाद फिर आपको करना क्या होता है, देखिए कैसे उत्पादन किया जाए। हम लोगों ने ये सोच लिया कि उत्पादन क्या करना है, ये निर्णय हम लोगों ने ले लिया। अब हम लोगों को ये निर्णय लेना है कि कैसे उत्पादन किया जाए। ये सोचना है कि कैसे उत्पादन करें कि हमें फायदा भी हो और नुकसान भी ना हो। ठीक है, चलिए उसके बाद अब देखते हैं कैसे उत्पादन किया जाए में हम लोगों ने लिखा है एक अर्थव्यवस्था की दूसरी मुख्यता यह है कि वस्तुओं का कैसे उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन की व्यवस्था क्या कैसे किया जाए। इस समस्या का उत्पादन की तकनीक का चुनाव करने से है, यानी चुनाव करने के बाद इसका उपयोग करना है। उदाहरण के लिए कपड़े का उत्पादन हथकरघों की सहायता से हो सकता है अथवा आधुनिक मशीनों द्वारा किया जा सकता है। इस समस्या का संबंध संसाधनों के कुशल उपयोग से है। अब देखिए कैसे उत्पादन किया जाए में भी दो बातें आता है, इधर ध्यान दीजिए सब समझ में आ जाएगा। उत्पादन की दो तकनीक है, या तो वो श्रम प्रधान तकनीक अपनाए या तो पूंजी प्रधान तकनीक अपनाए। श्रम प्रधान तकनीक क्या होता है, देखिए इस तकनीक में श्रम का उपयोग किया जाता है पूंजी की तुलना में अधिक किया जाता है। देखिए पूंजी इसमें कम लगाया जाता है, लेकिन श्रम यानी कि मजदूरों को अधिक लगाया जाता है, पूंजी कम लगाया जाता है, ताकि ये हो जाए ना, मजदूर अधिक लगा है पूंजी कम लगा। आगे देखो, आगे है इस तकनीक में पूंजी का उपयोग तो अधिक हो रहा है लेकिन तुलना में यानी कि श्रम कम लग रहा है। तो भाई दोनों में देखा जाए फायदा किसमें होगा, अगर पूंजी अधिक लगाएगा तो श्रम मेहनत कम लगेगा, और पूंजी अधिक लगेगा तो फायदा भी अधिक होगा, ऐसा बात नहीं है, समझे ना। जितना अधिक पूंजी लगेगा उतना अधिक फायदा होगा। समझ में आ गया। तो उत्पादन कैसे किया जाए ये समझ गए आप लोगों। फिर तीसरा आता है कि उत्पादन तो सोच लिए कैसे किया जाए। अब देखिए यहाँ पे कुछ लाइन दिया हुआ है, कैसे उत्पादन किया जाए वास्तव में तकनीकी चुनाव की समस्या है, ये भी एक समस्या है। देखिए भारत जैसे देशों में इससे श्रम प्रधान तकनीक तथा पूंजी प्रधान तकनीक में चुनाव करने से है। श्रम प्रधान तकनीक के फलस्वरूप रोजगार में वृद्धि होती है, जबकि पूंजी प्रधान तकनीक के फलस्वरूप कुशलता में वृद्धि होती है। इसलिए रोजगार तथा कुशलता के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती रहती है स्टूडेंट, है कि नहीं। आगे जो है कि हमारा क्या है, किसके लिए उत्पादन किया जाए। हम लोगों ने दो बार डिसाइड तो कर लिया कि क्या उत्पादन किया जाए और कैसे उत्पादन किया। अब बात करते हैं किसके लिए उत्पादन किया है। भाई यहाँ पर दो लोग होते हैं, एक गरीब होता है एक अमीर होता है, ये दोनों को सोच के उत्पादन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सीमित संसाधनों के कारण कोई अर्थव्यवस्था अपने समाज के सभी वर्गों के लिए वांछनीय मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकता है। भाई कोई भी इंसान अगर उत्पादन क्या करेगा तो सिर्फ अमीर के लिए नहीं करेगा भाई, उसको गरीब के लिए भी करना पड़ेगा। देखिए अर्थव्यवस्था में समाज के दो वर्ग होते हैं, धनी और निर्धन, है ना। हमने बताया था रिच एंड पुअर, अमीर एंड गरीब, है ना, है ना। यदि उत्पादन निर्धन वर्ग के लिए किया जाए तो सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन मिलेगा भाई, है ना। गरीब लोगों के लिए किया जाए तो समाज में न्याय होगा, उससे असमानता में कमी होगी, है ना, असमानता नहीं होगी, अथवा समानता को प्रोत्साहन मिलेगा। सही है, परंतु ऐसा करने की कुछ एक छुपी हुई लागत होती है। निर्धन वर्ग के लिए उत्पादन करने पर उत्पादकों के लाभों में कमी होगी। कम लाभ का अर्थ है निवेश अर्थात सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि निम्न होना। इस कारण अर्थव्यवस्था आने वाले लंबे समय तक पिछड़ी हुई ही रहेगी। इसलिए सामाजिक समानता अथवा सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि के मध्य चरण की समस्या उत्पन्न होती है। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे किसके लिए उत्पादन किया जाए तो भाई दोनों के लिए उत्पादन करना पड़ेगा। हाँ, हाईएस्ट अमीर लोगों के लिए उत्पादन किया है तो करना है उसको अमीर लोगों के लिए अलग से करें। हाँ उस देखिए अमीर लोगों को उत्पादन क्या, बड़े बड़े देखिए बात किया जाए ब्रांडेड कपड़े हो गए, बड़े बड़े ब्रांडेड मोबाइल हो गया जैसे आईफोन, अमीर लोगों के लिए ये है तो अमीर लोग ले सकता है। गरीब लोगों के लिए क्या प्रोडक्शन करेगा भाई, एंड्रॉइड फोन कर देगा भाई, सिंपल कोई कपड़ा करेगा अच्छा में भाई, सिंपल कपड़ा करेगा जिसमें गरीब लोग भी कम कीमत में खरीद पाए। समझ में आ गया। तो यहाँ पर आप लोगों ने तीनों समझ गया, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, आगे समझते हैं।
आगे है स्टूडेंट्स विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्या का समाधान। अब आता है केंद्रीय समस्या का क्या समाधान आता है ना। तो आप जानते हैं इनमें से लिखा हुआ विभिन्न अर्थव्यवस्था केंद्रीय समस्याओं का अलग अलग तरीके से समाधान करती है ना। अलग अलग अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का जो समाधान जो होता है वो अलग अलग तरीके से होता है ना स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए बाजार अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है। बाजार अर्थव्यवस्था जो होती है वो स्वतंत्र होती है भाई, उसमें कोई भी कोई बिजनेस कर सकता है, कोई भी इंसान कुछ भी खरीद सकता है ना, स्वतंत्र होता है। इसका यहाँ पर लिखा है इसका अर्थ यह है कि उत्पादकों को यह निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है कि क्या है ना, क्या कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए। सही ना, बाजार में तो यही होता है। और यह निर्णय वे किस आधार पर लेते हैं, यह निर्णय बाजार में पूर्ति एक मांग शक्तियों के आधार पर लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा हुआ है निर्णय लेने का आधार संबंधित है, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें से क्या उत्पादन किया जाए से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, उत्पादक उत्पादन के लिए ऐसी वस्तुओं का चुनाव करेंगे। उत्पादक मतलब जो प्रोडक्शन करेगा, उत्पादन के लिए यानी कि प्रोडक्शन जो करेगा, प्रोडक्शन के लिए है ना, जो प्रोडक्शन करेगा उनके लिए वस्तुओं का चुनाव करेंगे। भाई कौन सा वस्तु का है ना प्रोडक्शन करना है, उत्पादन करना है, जिनकी सापेक्ष कीमत अधिक हो क्योंकि वे अधिकतम आय प्राप्त करने के लिए इच्छुक हो। भाई ऐसा उत्पादन करेगा कीमत अधिक हो, उसके बचत भी अधिक हो, तो बचे भी। कैसे उत्पादन किया जाए, वे उत्पादन की ऐसी तकनीक का उपयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे अथवा ऐसी आगत का प्रयोग करेंगे जिनकी सापेक्ष कीमत कम हो, मतलब कीमत कम लगे और न्यूनतम कीमत पर अधिक लाभ हो जाए, लोग अधिक लेना चाहे। ठीक है, किसके लिए उत्पादन किया जाए, वे ऐसे क्रेताओं के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करेंगे जो अधिकतम संभव कीमत देने को तैयार हो जाए। जो कीमत रखेगा वो उस कीमत को देने के लिए इच्छुक हो जाए और लाभ भी अधिक प्राप्त हो, है ना स्टूडेंट। ये निर्णय के आधार पर संबंधित होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है स्टूडेंट्स केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में क्या कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए संबंधित निर्णय देश की सरकार द्वारा नियुक्त किसी केंद्रीय अधिकारी द्वारा लिए जाते हैं। समझ में आ गया। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में किसी सरकारी द्वारा ये सिस्टम लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है। पहले तो हम लोग बाजार में भाई फ्री रहता है, भाई कोई भी निर्णय ले सकता है ना, जो चाहे बेच सकता है, जिसके लिए चाहे बना सकता है। ठीक है, आगे जो केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में सरकार निर्णय लेता है, ये हम लोग पहले भी समझ चुके थे, है ना। तो आगे है ये सभी निर्णय अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त करने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था के विपरीत इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना नहीं होता है। तो केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था का जो निर्णय होता है, जो उनका सोच होता है, वो लोगों का भलाई के लिए सोचा जाता है और वो अपना लाभ अधिक करने के लिए नहीं सोचता है। समझ में आ गया, वो सिर्फ लोगों का भलाई के लिए सोचता है ना। तो यहाँ लिखा निर्णय लेने का अधिकार संबंधित क्या, ये तो हम लोग समझ चुके भाई, वो जो जिसमें है उसमें जिस तरह से बाजार अर्थव्यवस्था हम समझे तो उसी तरह इसमें है, लेकिन इसमें अधिकतर लोगों के बारे में, भलाई के बारे में सोचेगा। ठीक है, अब मिश्रित अर्थव्यवस्था में भाई दोनों हो जाएगा, बाजार अर्थव्यवस्था और केंद्रीय अर्थव्यवस्था में सरकार के लिए भी समान होगा और क्या कहते हैं बाजार के लिए समान होगा। स्टूडेंट समझ में आ गया। तो यहाँ पर लिखा पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार अर्थव्यवस्था का केंद्रीय व्यवस्था दोनों के गुण सम्मिलित होते हैं, मैंने यही बताया अभी। अब यहाँ पर लिखा है कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए संबंधित निर्णय बाजार शक्तियों तथा सामाजिक कल्याण दोनों के आधार पर लिया था। भाई समझ में आ गया स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये समझा ही दिया था कि बाजार और केंद्रीय दोनों को मिला के अर्थव्यवस्था बनाया था, ये पहले भी हम समझे थे। चलो इसको इस टॉपिक छोड़े। अब आता है स्टूडेंट्स आपका क्या, उत्पादन संभावना वक्र। स्टूडेंट्स अब हम लोग समझते हैं उत्पादन संभावना वक्र, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसको इंग्लिश शॉर्ट में बोला था पीपीसी। तो सबसे पहले हम इसको पूरा पढ़ लेते हैं, लास्ट में आपको पूरा समझाएंगे इसमें क्या बात है। देखिए उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दिए हुए संसाधनों तथा तकनीकों द्वारा दो वस्तुओं के उत्पादन की वैकल्पिक संभावना को क्या करता है, प्रकट करता है। फिर यह रेखा संसाधनों के दिए होने पर दो वस्तुओं अधिकतम संभव उत्पादन को प्रकट करते हैं, इसलिए इसे उत्पादन संभावना सीमा या रेखा सीमा भी कहा जाता है। क्या कहता है, रेखा भी कहा जाता है ना। तो इस वक्र को रूपांतर रेखा, जो वक्र बनेगा अभी वक्र बताऊंगा कौन सा, इस वक्र को रूपांतरण रेखा या रूपांतरण वक्र भी कहा जाता है। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। इसमें से मान्यताएं दिया हुआ है। उत्पादन संभावना वक्र निम्नलिखित मान्यता पर आधारित संसाधन दिए हुए हैं, इस पर आधारित है। दिए हुए संसाधन पर का पूर्ण एवं कुशल प्रयोग होता है। और तीसरा उत्पादन
तकनीक स्थिर रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है जो क्या, जो हम लोग पढ़े थे उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, वह वक्र जो दो वस्तुओं की विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है, दो वस्तुओं को लेके चलता है और उसमें अलग अलग संयोगों का प्रकट करता है। भाई मैं आपको भी दिखाऊंगा कि कौन सा संयोग की बात किया जा रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग वही समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, सारणीयकरण प्रस्तुत जो हम लोग पढ़े थे उत्पादन संभावना वक्र का, इसका सबसे पहले संयोग समझते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है तालिकावन में द्वारा गेहूं कपड़े के उत्पादन की संभावना, विभिन्न संभावना को प्रकट किया गया है, इसीलिए इस तालिका को उत्पादन संभावना अनुसूची कहते हैं। तो यह है आपका उत्पादन संभावना अनुसूची। तो यहाँ उत्पादन संभावनाएं है। ठीक है, ये गेहूं है और ये कपड़ा है। गेहूं जो हो रहा है लाख टन में हो रहा है और कपड़ा हो रहा है 1000 गांठ में हो रहा है, ये याद रखना है। तो संभावना ये कहता है अगर 100 टन गेहूं का अगर उत्पादन करेंगे तो हम 0,000 मतलब 0 गांठ है ना, 1000 गांठ कर पाएंगे, 0 है ना। कपड़ा का जो उत्पादन कर रहे हैं करेंगे 0,000 गांठ कर पाएंगे। समझ में आ गया, 0 कर पाएंगे, ये समझ जाना है। ठीक है, 0 कर पाएंगे अगर हम लोग 100 टन गेहूं का उत्पादन करेंगे। तो संयोग बी कहता है अगर 90 टन गेहूं का उत्पादन करेंगे तो हम लोग 1000 गांठ कपड़ा का भी उत्पादन कर पाएंगे। फिर संभावना सी कह रहा है अगर 70 टन गेहूं का उत्पादन करेंगे तो 2000 गांठ का भी कपड़े का उत्पादन कर पाएंगे। फिर संभावना डी कह रहा है अगर 40 टन गेहूं का उत्पादन करेंगे तो हम 3000 गांठ कपड़े का भी उत्पादन कर पाएंगे। फिर संयोग ई कहता है अगर 0 टन गेहूं का उत्पादन करेंगे तो 4000 गांठ कपड़े का भी उत्पादन करेंगे। ये तो उत्पादन संभावना अनुसूची है, ये इसलिए दिया गया है ताकि हम लोग क्या बना पाए, उत्पादन संभावना वक्र बना पाए। यहाँ पर देखिए आपका उत्पादन संभावना वक्र है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है जो हमने देखा था। अगर हम लोग यहाँ पर या गेहूं है टन में और यहाँ उत्पादन है क्या 1000 गांठ कपड़े में, तो यहाँ पे देखिए अगर 100 टन गेहूं का उत्पादन करते हैं संभावना वक्र में तो 0 कपड़ा का उत्पादन हो रहा है, 0 गांठ क्या हो रहा है, कपड़ा का उत्पादन हो रहा है। फिर बी में 90 टन अगर गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं तो हम लोग 1000 गांठ कपड़े का भी उत्पादन कर पा रहे हैं, तो वो उसी से हम लोग बना पाएंगे। सी संयोग को दर्शाना है। सी संयोग में हम लोग क्या देखे थे, 70 टन गेहूं का उत्पादन कर रहे थे तो हम लोग 2000 गांठ का भी उत्पादन कर पा रहे थे कपड़े का। फिर संयोग डी में हम लोगों ने देखा अगर 40 टन गेहूं का उत्पादन कर रहे थे तो हम लोग 3000 गांठ कपड़े का भी उत्पादन कर पा रहे थे। फिर हम लोगों ने देखा क्या कहते हैं संयोग ई में अगर हम लोग ये 0 टन हम लोग गेहूं का उत्पादन कर रहे थे तो 4000 गांठ कपड़े का उत्पादन कर पा रहे थे। तो यही है आपका क्या स्टूडेंट्स, ये हम लोग समझ गए। और ये जो हम लोग देखे ये रूपांतर रेखा और रूपांतरण वक्र है। ये जो दिख रहा है रूपांतरण रेखा है, ये दिख रहा है रूपांतरण रेखा, और ये रूपांतरण वक्र है। समझ में आ गया इतना? तो हम लोग उत्पादन संभावना वक्र अच्छे से समझ गए हैं। अब हम लोग आगे समझते हैं, क्या समझेंगे स्टूडेंट्स आगे? स्टूडेंट्स आगे है आपका उत्पादन संभावना वक्र की आधारभूत विशेषताएं या लक्षण। देखो ये आपका एक लक्षण कॉमन होगा, यहाँ लिखा हुआ है उत्पादन संभावना वक्र का जो ढलान होगा हमेशा नीचे की ओर होगा। जब भी उसका ढलान होगा ना तो हमेशा डाउनवर्ड होगा, ये आपको याद रखना है। वहां ढलान जो होगा नीचे की ओर होगा। ठीक है, और उत्पादन संभावना वक्र का मूल बिंदु से नतोत्तर होगा, मूल बिंदु से नतोत्तर होगा। सपोज दैट अगर यहाँ दिखाया जाए तो ये जो ढलान है आप देख सकते हैं ये नीचे की ओर ढलान जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है ना। हमेशा देखते हैं यहाँ स्टार्टअप यहाँ से हुआ और ये नीचे की ओर जा रहा है ये ढलान, और ये मूल बिंदु से नतोदर, ये मूल बिंदु से नतोदर है। ये सटेगा कभी मूल बिंदु में नहीं सटेगा, थोड़ा सा मूल बिंदु से दूर ही रहेगा। कभी मूल बिंदु पे आएगा इधर नहीं आएगा। हाँ भाई यहाँ से स्टार्टअप है तो अगर 0 का प्रोडक्शन करेगा तो ये 100 का प्रोडक्शन यहाँ हो रहा है कि नहीं, तो ये कभी आपस में यहाँ 0 के मतलब हमेशा नतोदर होगा, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे ये दो चीज हम लोग समझ गया। यहाँ पर लिखा हुआ है उत्पादन संभावना वक्र पर उत्पादन के प्राप्य और अप्राप्य संयोग। ठीक है, चलिए हम समझते हैं प्राप्य और अप्राप्य संयोग क्या है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर यहाँ पर दिख रहा है ना, इसके अंदर जितना भी कुछ हुआ ये आपका प्राप्य संयोग है। इसके अंदर समझ में आ गया, यानी ए बी सी डी ई है ना, दिख रहा है। इसके अंदर जो लाइन है ये देखो, लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, इसके अंदर जो भी होगा वो प्राप्य संयोग है, प्राप्त होने वाला संयोग। ठीक है, इसके बाहर जो हो गया हो वो अप्राप्य है। ऐप में कुछ हुआ है, ऐप संयोग तो बना ही नहीं है, ऐप संयोग दिखा ही नहीं है। यहाँ ऐप संयोग है, दिखा नहीं ना दिखा, तो ये अप्राप्य संयोग है। स्टूडेंट समझ में आ गया? तो अब आगे देखते हैं। ये समझ में आ गया स्टूडेंट्स, प्राप्य और अप्राप्य। अब आगे देखते हैं, यहाँ लिखा है उत्पादन संभावना वक्र का जो खिसकाव है वो
स्थान या परिवर्तन घुमा, इसको हम लोग समझते हैं। उत्पादन समन्वय का किसका हो गया, स्थान परिवर्तन घुमाव। चलिए इसको भी हम लोग समझते हैं फटाफट। यहाँ देखिए, जब स्टूडेंट संसाधन में परिवर्तन, जब स्टूडेंट संसाधनों में वृद्धि होगा तो क्या होगा, तो यह संसाधन है ना, यहाँ वस्तु, दो वस्तु है, एक गुड एक्स है और गुड वाई है। जब वृद्धि होगा संसाधनों में तो ए से A1 की ओर जाएगा और दूसरा वस्तु बी से B1 की ओर जाएगा। समझ में आ गया। फिर आप देखें, जब कमी होगा तो A1 से A1 नीचे की ओर जाएगा, है ना, डाउन होगा। अब B से B1 डाउन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वृद्धि हो रहा है और यहाँ देख सकते हैं डाउन जा रहा है। ये किधर, ये नीचे की ओर आ रहा है और यहाँ पर देखिए ये ऊपर की ओर जा रहा है। जा रहा कि नहीं जा रहा है, समझ में आ रहा है, समझ गया स्टूडेंट्स। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है तकनीक में परिवर्तन। देखो तकनीक में परिवर्तन होगा तो यहाँ देखिए एक्स के उत्पादन के लिए अगर कुशल तकनीक, अगर एक्स के उत्पादन में, यहाँ पर देखिए आपका जो एक्स है यही है गुड एक्स, अगर इसमें से अगर यानी परिवर्तन होगा तो इसका यहाँ से आगे बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा, क्या कर रहा है, सिर्फ एक्स में परिवर्तन। यहाँ देखिए ना, एक्स के उत्पादन के लिए अगर कुशल तकनीक होगा तो थोड़ा सा एक्स में ही परिवर्तन होगा, बी से B1 की ओर जाएगा। अगर वाई उत्पादन में परिवर्तन होगा तो फिर क्या होगा भाई, वाई बढ़ेगा, है कि नहीं। तो वाई में परिवर्तन हुआ तो यहाँ वाई ए से A1 हो गया, ठीक है, वाई में परिवर्तन होगा। तो जिसमें कुशल तकनीक में परिवर्तन होगा तो उसका बढ़ेगा। ये समझ में आ गया। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। आगे है आपका क्या, दोनों वस्तुओं एक्स और वाई के उत्पादन के लिए कुशल तकनीक। जब दोनों वस्तुओं में परिवर्तन होगा, कुशल परिवर्तन होगा तो भाई दोनों का बढ़ेगा, है कि नहीं रे। ए से A1 गया, बी से B1 गया, समझ में आ गया। दोनों में बराबर तकनीक यानी कि ये हो रहा है कि नहीं। चलिए यहाँ तक समझ गया। अब अगला है स्टूडेंट्स, उत्पादन समन्वय केंद्र समस्या को दर्शाता है। ये तो हम लोग पहले समझ चुके थे, और कैसे उत्पादन किया जाए ये भी हम लोग समझ चुके थे। तो उसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया है, तो ये हम लोग समझ चुके हैं। और एक बार समझ लीजिएगा पैक करके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो संसाधनों में पूर्ण प्रयोग, संसाधनों में पूर्ण प्रयोग थोड़ा सा ही पढ़ लेते हैं। देखिए, उत्पादन समग्र वक्र ए डी पर कोई भी बिंदु जैसे P संसाधनों के पूर्ण तकनीक का कुशल प्रयोग के अनुरूप है। यह अर्थव्यवस्था उत्पादन के संभावित स्तर को प्रकट करता है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये दिख रहा है A और D, ये A और D दिख रहा है, X और Y है। यहाँ गेहूं का उत्पादन हुआ और यहाँ क्लॉथ का उत्पादन हुआ। तो F और G यहाँ क्या दिखाता है भाई, F और G यहाँ पर दिखाता है आपका पूर्ण प्रयोग। F और G आपको ये दिखाता है ये पूर्ण प्रयोग हो रहा है, ठीक है। और ये दोनों का इक्वल, अगर इसको बांटा जाए, दोनों इक्वल में बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ा ना, दोनों इक्वल में बढ़ा। समझ में आ गया। तो यहाँ पर पूर्ण प्रयोग हो रहा है, ये समझ में आ गया। और संसाधनों में अगर समृद्धि होगा, संसाधनों में क्या होगा, समृद्धि मतलब कि बढ़ोतरी, ग्रोथ होगा, तो भाई ये ग्राफ हमेशा अपवर्ड की ओर जाएगा, आगे बढ़ेगा, है कि नहीं। ग्रेफा हमेशा आगे गुजरेगा। बी से BD पहुंचा और A से AC गया, ठीक है। तो ये ग्रोथ हो रहा है रिसोर्सेज का, यानी कि संसाधनों ग्रोथ। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे आपका लास्ट बचा है स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक है इसका अवसर लागत की अवधारणा। इसको थोड़ा पढ़ते हैं। अवसर लागत से प्राय किसी साधन की, कोई भी साधन है ना, किसी साधन की उसके अगले सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग में मूल्य से है। जैसे कि मान लो संसाधनों के एक निश्चित सेट के दो प्रयोग, प्रयोग 1 तथा प्रयोग 2 है। यदि प्रयोग 1 में उत्पादन का मूल्य 1000 रुपया है और प्रयोग 2 में उत्पादन का मूल्य 2000 है, तो समान बुद्धि की बात है कि संसाधनों को प्रयोग 2 में लगाया जाएगा, क्योंकि प्रयोग 1 में कम पैसा लगा और प्रयोग 2 में अधिक लगा, तो इसीलिए संसाधनों का जो प्रयोग सबसे अधिक किसमें होगा, 2 में होगा। ये तो जाहिर सी बात है, अवसर की लागत यही है। उसके बाद यहाँ बताया अवसर की लागत प्रयोग 1 में उत्पादन के मूल्य 1000 की हानि को कहा जाएगा, है ना। या 1000 होगा तो वो हानि होगा। अगर जबकि प्रयोग 1 से प्रयोग 2 में अगर लगाया जाएगा तो वो आपका वृद्धि होगा, है ना। तो है, यहाँ तक ही हमको समझना था, उसके आगे कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हम लोग स्टूडेंट आगे हम लोग करेंगे स्टूडेंट्स, ये हम लोग कुछ एग्जांपल्स आएगा, ये क्वेश्चन, ये सब अगर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो सही लगेगा तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिएगा सर जी आगे क्वेश्चन सर भी करवाइए इसका, ठीक है। जो भी ये देखिए ना न्यूमेरिकल्स जितने भी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज करवाइए, आप बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, तब मैं करवाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए चैप्टर को अच्छा से, पूरा चैप्टर को मैंने शॉर्ट में समझाया और मजा भी आ गया। तो जैसे जैसा शेयर किया, लाइक एंड शेयर किया, मेरा सपोर्ट करें स्टूडेंट। जनरल के लिए प्रेम से रहो, प्रेम से बोलो।